हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्वायरमेंट की घटना चक्र का जीएस पॉइंटर का आदतन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग आज ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के बारे में देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा था वो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ज्योग्राफी की, पॉलिटी की भी घटना चक्र का अध्ययन चल रहा था। इधर बीच में कुछ दिन से वीडियो नहीं आए थे, तो अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ रीज़न की वजह से। अभी ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो चलिए, बाकी मैंने शॉर्ट्स डेली डाले हैं, जाके आप शॉर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको चीज़ें दी हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और जो कि आपके लिए एक कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के बारे में समझते हैं। वर्ष 1977 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ किया गया था? क्योटो। क्योटो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था। जापान में। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, यानी जो इसका इमिशन है उसमें हमें कमी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 स्थापित की गई थी। तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ये जारी की गई थी 2007 से। लक्ष्यधीन विकासशील देशों को उनकी नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो जीसीसीए करेगी, क्या करेगी? टेक्निकल और फाइनेंशियल इनको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? मौसम में चरम दशा की बारंबारता से तीव्रता से जो खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल सही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो देश के मौसम की है जो चरम सीमा बारंबारता तीव्रता से फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी, इस वजह से समाज में तनाव बढ़ेगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? देखिए 0.03 है। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 20.9, इसको हम राउंड फिगर में 21% लेते हैं। फिर उसके बाद आती है आर्गन 0.9%, उसके बाद है आपके आती है CO2 जो कि 0.3% है। तो चौथे नंबर पे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। देखिए, क्लाइमेट चेंज के क्या क्या फैक्टर हैं उनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग, यानी फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब का प्रयोग है ज़्यादा। तेल चलित जो हैं, जो स्वचालित वाहनों की संख्या में विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन। ठीक है, नहीं, जो वनों को काटा जा रहा है, तो वन का उन्मूलन जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी, पॉल्यूशन फैलेगा। अगला है, देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कमी करने हेतु कार्बन टैक्स लगाया। तो कार्बन टैक्स लगाया था, सिंगापुर ने लगाया था। अगला है, CO2 के मानवोद्भूत उत्सर्जन, यानी जो मैनमेड कारण हैं भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के कार्बन प्रक्षालन हेतु संभावित हो सकते हैं। तो देखिए, और क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निषेध तेल और गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवड़ी शैल समूह। नेक्स्ट है, झारखंड ने जलवायु केंद्र कहाँ स्थापित, मतलब किसके सहयोग से स्थापित किया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से यहाँ पर क्या किया है, झारखंड ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है। देखिए, वहाँ पर कोयले की माइंस बहुत है, वहाँ पर उत्सर्जन होता है, राख बहुत निकलती है, CO2 बहुत निकलता है। तो इस वजह से वहाँ पर जलवायु केंद्र बनाए गए हैं ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड की कार्य योजना प्रकाशित हुई थी 2013 और 2014 में। अगला है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2014 के योजनानुसार संवेदनशील जिला है। तो सरायकेला खरसावां। अब देखिए, झारखंड इसलिए यहाँ चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर क्या है कि माइंस है कोयले की, उसको लेकर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। अगला है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो देखिए भाई, जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ओजोन परत का क्षरण है और प्रदूषण है। ठीक है, अगला है, देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन होगा। 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। इसको कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉप जो हुआ था, COP 21 यहीं पे। फिर अभी देखिए, लास्ट हुआ था COP 27 जो हुआ था UAE में हुआ था। COP 28 आपका उसमें बाकू में होगा, अजरबैजान के बाकू में होगा। मैंने कई वीडियोस में बताया है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो देखिए वायुमंडलीय CO2 के द्वारा इंफ्रारेड विकिरित शोषित करने जाने से वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है। देखिए ये आया कॉन्सेप्ट यूरोप वगैरह में, क्या है ठंडी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पर जैसे ये क्या है कि कांच का घर बनाया गया, तो उसमें लाइट आती है, वो शॉर्ट वेव में आती है और अंदर पार कर जाती है, पर पार करने के बाद ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, वो वापस नहीं जा पाती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हीट ट्रैप हो जाती है, तो ये गर्म हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से गर्मी वाली फसलें भी उगा सकते हैं। दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक प्राकृतिक प्रक्रिया के जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उपग्रह के वातावरण को अधिक बनाने में मदद करती है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है भाई? ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे थोड़ी सी चर्चा करी है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना ये बहुत पूछा जाता है, जोसेफ फोरियर ने किया है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जोसेफ फोरियर ने बताया। क्योटो प्रोटोकॉल जब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, 1997 में हुआ था, जापान में हुआ था। ठीक है, ये समझौता क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इससे संबंधित है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, जो संधि है कि 2005 से लागू हुई थी। इसमें मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक गैस मानी गई। किसी गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल निर्भर करता है, तो गैस का वैश्विक तापमान, ठीक है, तो तापन विभव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगला है CO2 के वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान वैश्विक तापमान विभव 1 पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान तापमान विभव क्या है, तो वो 72 पाया गया। ठीक है, अगला है पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रभाव में वृद्धि होती है, वो होती है CO2 के कारण। वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो ताप की अवरक्त विकिरण की रेंज से अंतर्गत विकिरण को अवशोषण और उत्सर्जन करती है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है वह गैस समूह जो ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है, तो सबसे ज़्यादा CO2 और मीथेन, अभी ऊपर बात हुई थी। अगला है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैसों के जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो जलवाष्प करती है, वाटर वेपर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑर्गन ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट नहीं डालती है। मई 2011 में विश्व बैंक के साथ उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में क्या सही है, तो समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की 1 क्रेडिट के समतुल्य होगी। ठीक है, अगला है एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है, CO2 है। अब CO2 हानिकारक तो समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, अब फायदेमंद कैसे, तो आपको पता है कि भाई जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो CO2 की मदद से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान चाइना दे रहा है। कार्बन निगेटिव देश किसे घोषित किया, यानी वो कार्बन पैदा ही नहीं करते हैं, तो ये क्या है, भूटान को है, क्योंकि इन्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा तो वो अवशोषित कर ली जाएगी। यानी पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसमें इन्वायरमेंट में CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है पौधों के द्वारा, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनेगा, ये भी घोषणा हो चुकी है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, आपकी ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना, ऑर्गन भी नहीं है। तो वही ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता क्या है, बहुत ज़्यादा हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या होते हैं, देखिए जो ग्लेशियर होते हैं वो लिक्विड होने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट होता है। फसलों को नुकसान पहुंचता है, वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है, तो यानी तो देखिए ग्लेशियर पिघलेगा, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो नदियों में पानी ज़्यादा होगा, तो सी लेवल में भी बढ़ोतरी होगी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा और ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि होगी। अगला है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रही है। कह रहे हैं कि यह सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है, यानी जल्दी जल्दी से चेंज होने वाला। वैश्विक तापमान में सबसे पहले कौन प्रभावित होगा, आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादर यानी ग्लेशियर शीट्स जो हैं। अगला है भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि CO2 क्या है, जो सौर विकिरण का जो अंश है उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, उसी वजह से।
अगला है, देखिए ग्रीन हाउस के जो मीथेन के स्रोत हैं, धान के खेत हैं, कोयले की खान है, पालतू पशु कैसे, ये जब जुगाली करते हैं, जैसे चारा खाने के बाद मुंह चलाते रहते हैं तो उसको क्या होता है, खाना उसमें पचा रहता है, उस समय भी CH4 ही निकलती है जो कि मीथेन गैस है। वेटलैंड, आर्द्र भूमि, जैसे दलदल वाला क्षेत्र, तालाब वाला क्षेत्र, झील वाला क्षेत्र, पोखर वाला क्षेत्र, वो सब चीज़। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत में वेटलैंड है, समुद्र है और हाइड्रेट्स हैं। अगला है, मानव की क्रिया जो सर्वाधिक प्रभावित होती है, जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है कृषि। जुगाली करने वाले जानवरों से क्या निकलती है, तो यहाँ पर देखिए हमने भी बताया था मीथेन निकलती है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, ठीक है, CH4 को मार्स गैस कहते हैं। कह रहे हैं ये एक आंदोलन है, यहाँ पर आगे इसको कर लेते हैं। यह एक आंदोलन है जिसको प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं और यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन। तो ये क्या है, पृथ्वी काल कहलाता है, ठीक है, पृथ्वी काल, अर्थ आवर्स उसको कहते हैं हम। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड नेचर द्वारा आयोजित किए जाने वाले विश्वव्यापी आंदोलन है। तो ये पृथ्वी काल है, अर्थ आवर है, ठीक है, जिसको हम कुछ समय के लिए लाइट बंद कर देते हैं। 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन प्रभावित हुआ 21 मार्च 1994 को। यह सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल। अगला है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा क्या किया गया है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किया गया है। तो प्रोटोकॉल 2005 से लागू हुआ, शुरू कब हुआ था, 1997 में स्टार्ट किया गया था। क्योटो जापान का शहर है, ठीक है। अब देखिए ये 11 दिसंबर 1997 में हुआ था, कहाँ, जापान, यहाँ लिखा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन करने वाले देशों में 2008 से 12 तक की कटौती का प्रावधान किया गया, 5 से 2% की बात की गई है। 2015 में जो UNFCCC की, यानी जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस कन्वेंशन कहते हैं, उसकी बैठक में क्या किया गया कि 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता थी कि $100 अरब जमा किया जाएगा, जिसका प्रयोग हम जलवायु परिवर्तन में आए हुए चेंजेस को सही करने के लिए करेंगे। विश्व के तापमान के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन, यानी कि यहाँ पर किया गया है अल्जीरिया, ब्राज़ील और केनिया में एक यहाँ पर निगरानी सेंटर किया गया है। CDM के लिए क्या सत्य नहीं है, CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात हो रही है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं को पूंजी लाने का निषेध करता है, ठीक है, विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, तो CDM, ठीक है। अगला है, CDM ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जो प्रणाली है वो सामने आई थी, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आई थी। अगला है, CO2 के उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम विकासशील देशों के विकसित देशों जहां पे निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सकें। तो ये स्वच्छ विकास युक्ति है, ठीक है। जब इतना बड़ा सेंटेंस लिख के आएगा तो आप पहले ही क्वेश्चन छोड़ देते हो, बहुत आसान आंसर होते हैं। तो कार्बन जमा या कार्बन क्रेडिट के स्वच्छ विकास वायु से संबंधित है, क्योटो नवाचार। तो ये कार्बन क्रेडिट की बात कब से आई, तो बस इतनी सी बात समझिए, ये जो बात आई कार्बन क्रेडिट जो है ये आया 1997 की बात है जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप 100 यूनिट कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, अगर आपने किया है 90, तो 10 कार्बन क्रेडिट आपके पास प्लस है, वो किसी दूसरे को आप बेच सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हैं। तो अगला है, Annex 1 के विकसित देशों में गैर Annex 1 देशों की स्वच्छ विकास युक्ति को परियोजनाएं कार्यान्वित प्राप्त करते हैं। तो कार्यान्वित क्या है, यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं में Annex 1 द्वारा कार्यान्वित, परंतु इस योजना में गैर Annex 1 विकासशील देशों में क्या है, क्रियान्वित किया जाएगा। अगला है, UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 क्या है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात है। तो CDM के बारे में ही आप जान लीजिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्ति होती है 1 CER, ठीक है, ये याद रखने का। अगला है, बायोडाइवर्सिटी जो कन्वेंशन है उसके द्वारा एक पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के द्वारा, यानी लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया है, ठीक है। अगला है, आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उसमें मिले लाभों को समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है, तो नगोया प्रोटोकॉल है यहाँ पर। अगला है कि सही सुमेलित करें, तो देखिए प्रथम जलवायु सम्मेलन 1979, ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, तो ये, और फिर ये 1992 की बात है, प्रथम शिखर सम्मेलन +5 97, ठीक है। चलिए आगे पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण के कार्बन उत्सर्जन को पर्यावरण लागू करने की कार्बन क्रेडिट प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको सुधार करना चाहेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1972 नहीं 72 होगा, ना कि 79, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण हुआ कब से? क्योटो प्रोटोकॉल, अभी बताया 1997, कई बार रिपीट हुआ ये। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक करता है। फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये वर्ल्ड बैंक इसका प्रबंधन करता, भी बात हुई थी। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है, या एक कोष स्थलीय क्षेत्र में जो है बढ़ावा देता है तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जनों में। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी इंडियन पीपल्स की वैश्विक भागीदारी है, या देशों की उनके वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन को कम करने प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है, तो ये वन कार्बन भागीदारी की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है वन कार्बन भागीदारी सुविधा, विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था जून 2008 में हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और यह वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक के 3 स्तर पर बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित क्या असर होगा। देखिए टेम्परेचर कह रहे हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड से है उससे 2 डिग्री से अधिक ना बढ़े, लेकिन टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और विस्तृत प्रवाल मध्यता घटित होगी, यानी कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी टेम्परेचर जब होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में हम लोग कोरल ब्लीचिंग समझे हैं। IPC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये IPCC की जो बात हो रही है, IPCC यानी कि इन्वायरमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वनरेबिलिटीज़ एंड द रिस्क फॉर क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व में प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी तंत्र है, इकोसिस्टम है, 1/6 भाग क्या होगा, रूपांतरित हो जाएगा। यदि विश्व का टेम्परेचर 3 डिग्री अगर बढ़ रहा है तो ये क्या कह रहे हैं कि जो नेट कार्बन स्रोत की प्रवृत्तियां हैं तो जीवमंडल में विलुप्त होने के कगार पे क्या है, जो 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। पिछली शताब्दी में पृथ्वी पर औसतन तापमान में वृद्धि कितनी देखी गई, तो 0.8 डिग्री की यहाँ पर क्या है, वृद्धि देखी गई है, टेम्परेचर बढ़ा है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी हुई, किंतु उसमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भागों में नहीं रहती है। ठीक है, निचले भागों में इसलिए नहीं रहती क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो उनको अवशोषित कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। यदि किसी महासागर में जो प्लैंक्टन्स हैं किसी कारणवश नष्ट हो रहे तो इसका प्रभाव होगा कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागरों की खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। ठीक है, क्योंकि जब मरेंगे तो उसी में रह जाएंगे तो कार्बन सिंक उसका बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है पृथ्वी की कक्षा में उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियता, ठीक है, और विषव आयन, पृथ्वी के सूर्य और अपसौर की स्थिति। सूर्य अपसौर, उपसौर क्या होता है, अपसौर जो पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर हो, उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक हो। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत जो पृथ्वी की लंबी अवधि को कक्षीय स्थिति से संबंधित है, तो मिल्टन मिल्कॉनविच, ठीक है, ये इनकी बात हो रही है। ठीक है, सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए। पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कथन है, ये मिल्टन मिलानकोविच का संदेश है कि पृथ्वी की धुरी की अवस्था बदलना से जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया है तो आइस कोर से। ठीक है, आइस कोर। अगला किसी ग्लेशियर बर्फ की चादर में छेद करके प्राप्त किया जाता है तो ये बेलनाकार नमूना कहलाता है, आइस कोर कहलाता है। भारत की जलवायु परिवर्तन से प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब, 2008 में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है तो आणविक ऊर्जा वाला यहाँ पर नहीं शामिल है। सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट चेंज, ये आणविक, यहाँ पर आणविक ऊर्जा में सम्मिलित नहीं है, अभी जो बात हो चुकी थी। ग्लोबल टेम्परेचर वृद्धि में महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलने की वृद्धि होगी। तो देखिए जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र की जो लेवल होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे तो उसमें मूंगे की डूबेंगे। ठीक है, जो कोरल आइलैंड्स हैं। संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल बढ़ने से इसी वर्ष एक संकट छाएगा तो नीदरलैंड्स में हो जाएगा क्योंककि इनका वाटर लेवल इधर बढ़ रहा है। IPCC के अनुसार 1900 और 2100 के बीच में जो समुद्र के सतह में कितनी वृद्धि हुई, 0.33 से 0.45 मीटर। ठीक है, लगभग आधा मीटर।
मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण के द्वारा पैसिफिक महासागर पर चमकीले बादल उत्पन्न करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक लगाने का सुझाव दिया है। तो इससे क्या वातावरण छिड़का जाता है? तो समुद्री जल छिड़का जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां या मृदा में कार्बन प्रसारण में सहायक है, तो समोच्चमांद, अनुपात सशन और यहाँ पर शून्य जुदाई। ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन हुआ। तो देखिए 1992 में एक रियो डी जेनेरियो पड़ता है ब्राज़ील में, वहीं पर एक ये मीटिंग हुई थी जिसको UNFCCC कहा जाता है। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारण जो अंशदान है, कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है, ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंकों को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, इसमें INDCC के लक्ष्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है। कानकुन सम्मेलन का प्रावधान है, हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात है। कानकुन सम्मेलन, डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन की सभा आयोजित हुई, तो हरित जलवायु कोष की बात है। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने का आशय से बनी है, तो हरित जलवायु निधि। विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स का प्रस्ताव रखा, तो न्यूजीलैंड ने कहा कि कार्बन टैक्स लगेगा। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके कारण उत्तरदायी माना जाता है चावल की खेती से संबंधित अवायवीय परिस्थितियां, मीथेन का उत्सर्जन। देखिए मीथेन का उत्सर्जन होता है, उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग होते हैं और वो क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का भी उत्सर्जन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। एशिया पैसिफिक संघ के संबंध में क्या सही नहीं? तो ये विश्व के 48% मतलब सही है। ये विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये विश्व के 48% ग्रीन हाउस गैस के निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो पुराने नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लें, और इससे कि आपका पूरा एक लाइन से कवर हो जाएगा। और साथ में ज्योग्राफी पॉलिटी के MCQ घटना चक्र का ही आदतन चल रहा है, तो उसको भी आप जरूर देखें। और आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मैं तमाम तरह की चीज़ें दे रहा हूं, तो वो उसको भी जरूर देखें, क्योंकि कम समय में उसमें ट्रिक्स होती हैं, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।